Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law Educators. In my last video, we were learn about internal aids. So today, my topic is interpretation of statute, external aid. So let's start with me, yours Vineet. Before starting my video, please look into the topics which we will be covered in this video. So first, introduction to external aid, type of external aid, case law and examples. Let's start with our first topic, external aid. So पहले हम एक्सटर्नल एड्स के बारे में जानेंगे कि एक्सटर्नल एड होता क्या है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन और जो डेफिनेटरी दी हुई है उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इससे रिलेटेड जिससे कि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नल एड होता क्या है। तो एक्सटर्नल एड वो एड होते हैं जो कि इंटरनल एड के अलावा यूज किए जाते हैं। जब इंटरनल एड के द्वारा भी हम किसी भी स्टैचूट को इंटरप्रेट या कंस्ट्रक्शन के लिए जब यूज करते हैं उसको स्टैचूट को रीड करने के लिए या फिर इंटरप्रेट करने के लिए और हम उससे भी उसकी प्रॉपर मीनिंग और लैंग्वेज नहीं समझ पाते तब हमें एक्सटर्नल एड की जरूरत पड़ती है। तो यही चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें ये है कि पहले तो ये इंटरनल एड से अलग होते हैं। दूसरा, जब इंटरनल एड में भी हम लैंग्वेज जो यूज हुई है स्टैचूट में वो क्लियर नहीं कर पाते और उसके दो दो मीनिंग्स निकल के आते हैं तब हमें एक्सटर्नल एड को रेफर करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल एड जो है वो बहुत ही यूजफुल टूल है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए। जो भी हम प्रोविज़न स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है हमारे और जो हमारे स्टैचूट हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए when internal aids are not adequate to do so, मीन्स कि जब इंटरनल एड्स के द्वारा भी हम उसे सॉल्व या फिर उसकी मीनिंग्स या फिर हम उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं एक्सटर्नल एड्स हैं जो कि स्टैट्यूट के कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन के लिए काम आते हैं। तो फर्स्ट हमारा है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है। सेकंड है स्टेयर डिसाइजेज और जुडिशियल प्रेसिडेंट भी कहते हैं हम इसे, और डिक्शनरीज। तो हम जानते हैं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एज एक्सटर्नल एड कैसे यूज होती है। तो पहला पॉइंट है a government policy paper giving the fact leading to enactment of statute is admissible for understanding the background। मीन्स कि जब भी कोई एक कानून जो कि लागू करने के लिए पेश किया जाता है, मीन सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि एक बिल पेश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें उसके सभी फैक्ट्स मेंशन होते हैं, पर्पस, ऑब्जेक्ट और रीजंस बिहाइंड द लॉ इनेक्टेड। तो जो भी उसमें लॉ को इनेक्ट करने के लिए मीन्स लॉ को बनाने के लिए जो भी रीजंस है वो सभी उस पॉलिसी पेपर में मेंशन होते हैं। तो ये कहा गया है कि किसी भी स्टैचूट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पॉलिसी पेपर का यूज कर सकते हैं जो कि उसमें सब कुछ उसका बैकग्राउंड मेंशन होता है। तो कोर्ट क्या करती है इस केस में, कोर्ट जो है उस पॉलिसी पेपर को मंगवा लेती है और उस पॉलिसी पेपर के थ्रू उस पर्टिकुलर स्टैचूट का बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है और फिर डिसाइड करती है उस पर्टिकुलर स्टैचूट की वैलिडिटी। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी पेपर है वो एज ए एक्सटर्नल एड यूज होता है इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के बिहाफ से। तो सेकंड पॉइंट है स्पीचेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन। इट मींस कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीचेस होती हैं उन्हें भी एज ए एक्सटर्नल एड रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। दे आर इन सिमिलर पोजिशन टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। बेसिकली एक सिमिलर पोजीशन है, एक तरह से सिमिलरिटी है जैसे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स होती हैं उसी की तरह। तो जो जो भी डिबेट्स होती हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब भी एक पर्टिकुलर लॉ को बनाने के लिए एक बिल पेश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो भी स्पीचेस होती हैं जो भी डिबेट्स होती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो वहाँ पर अवेलेबल जो हमारी एक्सपर्ट टीम होती है जिसे कि हम कमीशन कहते हैं, कमीशन और जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं वो कमेटी उस पर्टिकुलर स्पीचेस को और डिबेट्स को सुनकर एक रिपोर्ट तैयार करती है जो कि आगे
बिल के इंट्रोडक्शन के लिए पेश की जाती है। तो जो कोर्ट क्या करता है, तो कोर्ट जो रिपोर्ट होती है कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी की, उस रिपोर्ट को मंगवा लेती है जिससे कि वो इजीली इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि जो भी स्पीचेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उसे भी एक्सटर्नल एड की तरह यूज़ किया गया है थ्रू पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। आपको बताना चाहूँगा कि एक इसी तरह का पॉलिसी पेपर जो था, जो कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के समय पे पेश किया गया था। तो जब इसे पर्टिकुलर एक्ट में तब्दील किया गया था, अयोध्या एक्ट 1993 में, तो एक पॉलिसी, इसी तरह का एक पॉलिसी पेपर मंगवाया गया था कि उसके पर्टिकुलर स्टैचूट को, मतलब एक्ट को बनाने के लिए पीछे जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को जानने के लिए उस पॉलिसी पेपर का यूज़ किया गया था। So let's move to our next topic, which is stare decisis judicial president. Stare decisis का जो मीनिंग होता है, to stand with डिसीजंस, मतलब मीन्स कि जो भी ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर्स हैं, जो भी केस ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, तो उनके साथ स्टैंड करना। मतलब कि कोर्ट की पॉलिसी है कि भाई आपके जो ऑलरेडी केस डिसाइडेड हो चुके हैं, जिस पे नतीजा आ चुका है, ऑलरेडी डिसीजन दे चुकी है कोर्ट, सो उन डिसीजंस के साथ खड़े रहना। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेट डिसाइसिस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ पॉलिसी ऑफ द कोर्ट टू स्टैंड बाय प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रीवियसली डिसीजंस के साथ खड़े रहने की पॉलिसी को स्टेयर डिसाइसिस कहते हैं। सो स्टेयर डिसाइसिस जो है वो एक लैटिन फ्रेज में से लिया गया है, जो फ्रेज है स्टेयर डिसाइसिस इट नॉन क्योटामुवेयर। इसका मतलब है टू स्टैंड बाय डिसीजन एंड नॉट टू डिस्टर्ब सेटल मैटर। मीन्स कि जो भी डिसीजन है उसके साथ रहें, उसके साथ खड़े रहें, बिना उसके मैटर्स को, मतलब जो भी उसके सब्जेक्ट मैटर्स हैं उसको छेड़े हुए। तो ये जो हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, तो ये जो स्टेयर डिसाइसिस है बेसिकली एक डॉक्ट्रिन का पार्ट है, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है। तो हम इसे रेफर करते हुए आगे बढ़ते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट रेफर टू द डॉक्ट्रिन दैट द कोर्ट इज टू फॉलो जुडिशियल डिसीजन in earlier cases when the same question or points are raised before in its subsequent matters. मीन्स इस पॉइंट से ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है, तो जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है वो कोर्ट जो भी पुराने जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जो पहले के केसेस में जितने भी जुडिशियल डिसीजंस हुए हैं, जो कि सेम फैक्ट्स और सेम सब्जेक्ट मैटर्स पे हुए हैं, और जहाँ पे सेम तरीके के क्वेश्चंस अराइज हुए हैं उस मैटर्स में, तो जो भी डिसीजन पुराने के केसों में लिए गए हैं, उन सभी डिसीजंस को पर्टिकुलर प्रेजेंट केस में अप्लाई करना और उसके साथ खड़े रहना। मीन्स कि जो भी डिसीजन, लेट सपोज कि एक पुराना केस है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसका जो भी डिसीजन है, और उसी तरह का सेम केस, सेम सब्जेक्ट मैटर और लगभग जो क्वेश्चन है उसमें वो सेम अराइज हो रहे हैं, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो जो कोर्ट है वो पुराने केसेस को रेफर कर सकती है। मींस कि एज ए एक्सटर्नल एड यूज कर सकती है पुराने केसेस को नए केसेस के ऊपर, मतलब नए पर्टिकुलर केस के सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करने के लिए पुराने केसों को के डिसीजंस को रेफर कर सकती है। द वे इन विच कोर्ट डिसाइड व्हाट इज दैट बाइंडिंग इन अर्लियर डिसीजन एंड द एक्सटेंट टू विच and the circumstances in which the highest court should feel free to depart from its own decision. So इसका मतलब है कि जो कोर्ट है वो जो भी पुराने जितने भी जो भी पुराने केसेस हैं उसमें जो भी डिसीजन बाइंडिंग है, मतलब जो भी डिसीजन दिए गए हैं और उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो सभी सर्कमस्टांसेस को फॉलो किया जाए नए केस में। State decisis furthers fair and efficient adjudication by sparing litigants needs to relitigate and judges needs to reconsider every issue in every case, and it discourages a rush of litigation whenever a change of personnel occurs on the bench. Means इसका simple meaning है stare decisis is an fair and efficient, means निष्पक्ष और कुशल adjudication है to interpret and construct an statute by relitigate
एवरी मतलब सभी इश्यूज को और सभी उसके सभी जो केसेस के एवरी केस हर केस के अंदर जो इश्यूज हर तरह के इश्यूज हैं उनको दोबारा से रिलिटिगेट किया जाए एंड इट इज नॉट एनकरेज द रश ऑफ लिटिगेशन मीन्स कि कोर्ट किसी तरह का रश मीन्स देयर इज नो हरी टू लिटिगेट ईच एंड एवरी इशू। तो कोर्ट ये भी कहती है कि भाई किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी इशू के ऊपर या किसी भी तरह के केस के ऊपर डिसीजन के लिए थ्रू स्टेयर डिसाइजेस। स्टेयर डिसाइजेस प्रमोट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस टूवर्ड जुडिशरी। इट मीन्स कि जो स्टेट डिसाइडेड का मेन जो ऑब्जेक्टिव है जो मेन मोटो है वो है कि जो हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर न्यायपालिका के ऊपर जनता का विश्वास बनाए रखना। क्योंकि अर्लियर कि हमने जैसे कई कई तरह के डिसीजंस है पुराने डिसीजन जिन पे किसी तरह की ऑब्लिगेशंस उठाई गई हैं मीन्स कि जजेस की जो पावर है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है। तो उस सब को रिव्यू करने के लिए हम स्टेयर डिसाइजेस का प्रमोट करते हैं जिससे कि थ्रू कि जो भी पुराने डिसीजंस है यदि किसी तरह के डिसीजंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है या ऑब्लिगेशंस आए हैं तो हम दोबारा से उस प्रिसाइसली उस डिसीजंस को रीड करें ईच केस में और जो भी नया डिसीजन है वो हम आगे फर्दर हेल्प करें जिससे कि न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास बना रहे। तो इट मीन्स कि स्टेयर डिसाइजेस प्रमोट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो in case of Hari Singh versus State of Haryana, it was noted that the system of justice which is administered in court are true. One of the basic principles are kept in mind that court of jurisdiction should have consistent opinion among the court on similar fact and circumstances. It means court shall consider the set of facts and circumstances for similar case which were decided earlier। मीन्स कि जो हरी सिंह और स्टेट ऑफ हरियाणा के बीच जो केस था उसमें ये नोटिस किया गया कि जो भी पुराने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सभी कोर्टों ने जो भी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट्स हैं वो सबके लिए बराबर थे और उन्होंने कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर ओपिनियन के साथ काम किया उस पर्टिकुलर सिमिलर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस में। मीन्स कि यदि कोई पुराना केस है और नए केस में जो जो मिनिमल जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के बीच में वो सेम सब्जेक्ट मैटर्स हैं और जो सिमिलर डिसीजंस है क्वेश्चन ऑफ लॉ भी सेम है तो उस केस में स्टेट डिसाइजेस को प्रमोट किया गया इस केस में। और जो भी पुराने डिसीजंस हैं उस डिसीजंस को स्टैंड करते हुए कोर्ट ने ये तय किया कि जो डिसीजन है वो सभी कोर्ट के लिए बराबर है क्योंकि इससे एक जो जस्टिस का सिस्टम है वो प्रॉपरली ट्रू रहेगा। So now moving to our last topic which is dictionaries. So how dictionaries are used as an external aid। तो उससे पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले कि डिक्शनरीज का यूज़ क्यों करना चाहिए और सेकेंडली कि कैसे करना चाहिए। तो मीन्स कि अब हमें पहले समझते हैं कि क्यों करना चाहिए। तो इसमें जो मेंशन किया गया है कि जो वर्ड जो दिए गए हैं स्टैचूट में उसे इंटरप्रेट हमें ऑर्डिनरी सेंस में करना चाहिए और when a word is not defined in the act itself जबकि वो वर्ड एक्ट के अंदर कहीं डिफाइन ना किया गया हो। It is permissible to refer a dictionary, find out the general sense in which that word is understood in common parlance। Means कि जब कोई वर्ड एक्ट के अंदर डिफाइन ना हो तब हम डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं तब हमें डिक्शनरी का यूज़ करना परमिशिबल है और उस केस में हम उसका जनरल सेंस में मीनिंग ढूंढेंगे जो सबके लिए कॉमन लैंग्वेज में हो। कॉमन पार्लेंस का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज में हो जो सबको कॉमन लैंग्वेज में समझ में आ जाए अंडरस्टूड हो जाए। हाउएवर इन द सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ वेरियस मीनिंग ऑफ अ वर्ड regards this always be had to scheme context and legislative history। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि क्यों करना चाहिए ठीक है अब कैसे करना चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कहा जाए कि जैसे कि अभी हम किसी वर्ड का मीनिंग पूरे एक्ट में नहीं दिया गया कहीं डिफाइन नहीं किया गया तब हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। बट जब हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं तो एक वर्ड के कई तरह के मीनिंग होते हैं उसके कई मतलब होते हैं। तो उनमें से किसी एक
को चूज करने से पहले हमें उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट की स्कीम, पर्पस, कंटेक्स्ट और लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को भी जानना होगा। पहले हम उसके पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। जो भी जो भी मीनिंग है उस वर्ड का, अगर वो उस पर्पस, स्कोप और ऑब्जेक्ट्स से, जो स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट है उससे मैच करता है, तभी हम उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को इंटरप्रेट करेंगे थ्रू डिक्शनरीज। सो ऐसा ही एक केस है हमारे पास। इन अ प्यारे लाल वर्सेस महादेव रामचंद्रा, द appellant was charged under the Prevention of Food Adulteration Act 1954 for selling supari sweetened with lamb artificial sweetener. This question was whether such a supari as an adulterate food within the meaning of act. Means कि इसमें जो appellant हैं, तो एप्लिन क्या करते थे, एप्लिन के ऊपर एक चार्ज लगाया गया था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत, कि वो जो सुपारी बेच रहे हैं वो एक लैम्ड, मतलब एक तो उस पर परत चढ़ी हुई स्वीटनर, परत किसी तरह की मिठास की परत चढ़ी हुई आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब कि आर्टिफिशियल मिठाई है, जो कि एक मिलावटी फूड है, जिसका मतलब ऑलरेडी एक्ट में बताया गया है। मीन्स कि उसका मीनिंग ऑलरेडी एक्ट में डिफाइन किया गया है। बट द एपिलेंट रिलाइड ऑन द डिक्शनरी, बट जो एपिलेंट है वो डिक्शनरी पे भरोसा करते हुए उन्होंने ये अपना कंटेंट किया, ये कमिट किया कि मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया, क्योंकि जो स्वीटनर सुपारी है वो एक फूड है। उन्होंने डिक्शनरी से देखा तो उसने स्वीटनर सुपारी जो भी है वो एक फूड, उसे उसमें उसका मीनिंग जो है वो फूड दिया गया। तो उन्होंने ये कमिट किया कोर्ट में कि भाई जो इसका मतलब है फूड है, इसलिए मैंने इसका बेचना शुरू किया। बट कोर्ट ने उनकी इस, जो भी उनका वो था, उनका जो पेश करना का था कि भैया मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, और उन्होंने जो अपने चार्ज के अगेंस्ट जो अपने ये आपको निर्दोष पेश किया, तो कोर्ट ने उनकी बात को खारिज करते हुए ये कहा कि भाई कि ऑलरेडी भाई डिक्शनरी का मीनिंग जो है वो कई तरीके से होता है, जबकि हमने ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर स्वीटनर सुपारी, आर्टिफिशियल स्वीटनर सुपारी के बारे में मेंशन किया हुआ है कि ये एक एडल्ट्रेटेड फूड है। तो इस तरह से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को खारिज करते हुए ये तय किया कि जो एप्लेंट हैं वो गलत चीज़ बेच रहे हैं, मिलावटी चीज़ बेच रहे हैं, तो उनका वहीं उन पर रोक लगा दी गई उस सुपारी को बेचने के लिए। So friends, today I am ending my video here, and I hope you understood the topic. If you like my video, so please like and share the video. Also, please do not forget to subscribe my channel for more videos. Thank you friends, and please stay safe.